हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन जो है ये एक पीस ऑफ कोड है विच कैन बी रीयूज्ड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने कोई एक काम है जो कि मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, जैसा कि कहीं पे एडिशन करनी है, या आपने अगर कोई यूनिवर्सिटी की हम एग्जांपल लें, वहाँ पे कोई ग्रेड की कैलकुलेशन होनी है, या किसी के रिज़ल्ट के अंदर कोई परसेंटेज की कैलकुलेशन होनी है, तो आप क्या वो अगर वो जो काम है वो सेम है और कुछ लाइंस ऑफ कोड के ऊपर मुश्तमिल है, या ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि 5 लाइंस ऑफ कोड, 10 लाइंस ऑफ कोड, या 20 लाइंस ऑफ कोड, या शायद इससे भी ज़्यादा, जो क्या करती हैं, मिल के कोई एक स्पेसिफिक काम कर लेती हैं और उसको आप मल्टीपल जगहों से यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंडर, एक नेम के अंडर आप उसको रख लेंगे और डिफरेंट जगहों से आप उसको कॉल कर लेंगे। इसको कहा जाएगा फंक्शन। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आपने वो काम जो है वो मल्टीपल टाइम आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने वो काम एक जगह पे कर लिया तो आपने उसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर लिया। इसको कहेंगे रीयूजेबिलिटी। इसके अलावा पहले आप जो काम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे, यानी कि आपने इंस्ट्रक्शंस आप लिखते गए, शायद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस की इंस्ट्रक्शंस आपने लिख ली। अब वो कोड आपके लिए रीडेबल नहीं रहा, इतना समझना उसको आसान नहीं रहा। लेटर ऑन उसको टेस्ट करना, उसके अंदर कोई एरर आ गया उसको चेक करना, या जो लॉजिक बनता है उसके अंदर उसको अंडरस्टैंड करना और उसके बाद उसको मेंटेन करना, कोई चेंजेस आती हैं या उसको एक्सटेंड करना, उसके अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब इसके लिए जो है इसका एक नई चीज़ जो आई वो थी फंक्शन। फंक्शन को प्रोसीजर भी कहा जाता है, कुछ लैंग्वेजेस में रूटीन भी कहा जाता है। अब फंक्शन का क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो फंक्शन है वो उसका एक स्पेसिफिक तरीकाकार है, लैंग्वेज के अंदर बताया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप होगी, जैसे कि इंट है, या कोई रिटर्न टाइप नहीं भी हो सकती, आप वॉइड लिख देते हैं। इसके अलावा उसका नेम होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऐड जो है वो फंक्शन का नेम है। और उसके बाद आप देखें कि ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके दरमियान में ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इंट एक्स और इंट वाई। अब आपने इंट एक्स और इंट वाई देखा तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। एक्स जो इंटीजर टाइप का है और वाई जो इंटीजर टाइप का है। ये यहाँ पे दो पैरामीटर दिए गए हैं, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, या आगे हम देखेंगे ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैरामीटर ना हो। अब ये ऐड का फंक्शन है, तो डेफिनेटली मैं अगर आपको ऐड करता हूँ तो आप मेरे से कहेंगे किसको ऐड करना है। तो वो दो नंबर्स हैं जो ये ऐड का फंक्शन डिमांड कर रहा है, इसको पैरामीटर लिस्ट कहेंगे। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ जाती है, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड है जो कि आपको समझाने के लिए है इस एक ऐड के फंक्शन के थ्रू, जबकि जो फंक्शंस हैं उनमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होती हैं और उनको हम आगे देखेंगे कि कैसे कॉल किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ये एक प्रोग्राम है आपका। इसमें ये एक दिखाई गई है एग्जांपल, जिसमें आपकी ये हेडर फाइल इंक्लूड है और उसके बाद ये फंक्शन है। मेन फंक्शन से पहले बनाया गया है और उसके बाद मेन का फंक्शन आपके सामने है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि फंक्शन के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो फंक्शन के तीन पार्ट्स हैं, एक इसकी डिक्लेरेशन होती है, एक डेफिनेशन होती है, और तीसरा ये है कि आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है हमारा, हम ज़रा इसको चल के देखते हैं। जो ऐड वाला है ये किस तरह से फंक्शन करेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ से आपको पता है कि आपके मेन जो प्रोग्राम है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। एक वेरिएबल हमने बनाया सम का और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम ऐड 5,7। ये कोई नई चीज़ आ गई है। अब इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे कि स्लाइड पे हमने देखा कि डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। अब ये देखें, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि आप फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन तो आपने बना लिया, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका यूज़ कोई नहीं है अनटिल और अनलेस आप उसको कॉल नहीं करते। तो अब हम क्या यहाँ पे प्रोग्राम में आप इसको क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन है, हम आ जाते हैं अपने एग्जीक्यूशन में। यहाँ पे हमने ऐड के फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, ये सिंपल क्या है कि फंक्शन का नाम देना है और आपने जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आपने यहाँ से पास कर देने हैं।
तो हमने दो चुके रखे थे, 5 और 7 हमने दो पास किए। आपकी मर्ज़ी है, आप 10 और 12 भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, ये आपने देखा कि उसका सम आ गया है 22। हमने नंबर्स जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो चेंज कर दिए थे। इसी तरह से आप मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स चेंज करके देख सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन आपके सामने आ गई कि मैं आर्ग्यूमेंट्स चेंज कर रहा हूँ और मेरा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब ये आपके सामने क्या है कि आपने एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। एक और तरीका भी होता है इसको करने का कि आप ये फ़ंक्शन जो है वो यहाँ पे करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं और इसको आप डिक्लेयर जो है वो इस तरह ऊपर कर देते हैं सेमीकोलन के साथ। अब ये क्या है, ये फ़ंक्शन की डिक्लेरेशन है, ये मेन फंक्शन हो गया, और ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, और ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग। तो मैं यहाँ पे अगर कमेंट करके लिख दूँ तो ये हो गया फंक्शन कॉलिंग, और ये हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड दिस वन इज फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा क्लियर हो गया। तो फंक्शन का कोई भी नाम आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, लेकिन जो है इसकी रिटर्न टाइप जो है वो डिफाइंड होगी, या वॉइड होगी, या इंट होगी, या फ्लोट, या डबल, जो डिफाइंड टाइप्स हैं। बाकी पैरामीटर लिस्ट में आपको पता है कि आप फंक्शंस वेरिएबल्स बेसिकली पास करेंगे। अब फंक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो और उसका कोई पैरामीटर ना हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड है जिसमें एक फंक्शन ग्रीट का, कि वेलकम कर रहे हैं, हम पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं जैसे नॉर्मली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा जाता है थ्रू फंक्शन। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। अब आप देखें ये फंक्शन कॉल है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब इसकी रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और पैरामीटर भी कोई नहीं ले रहा। मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये कि यहाँ पे वॉइड है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। वॉइड क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और उसके बाद ये फंक्शन का नेम है। ये जो आपको बताया था कि पैरामीटर लिस्ट है, ये ब्लैंक है, यानी कि ये वो फंक्शन है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, जस्ट सी आउट कर रहा है और लाइन ब्रेक कर रहा है एंड पे। तो हमने इसको मेन से कॉल करना होता है, ये फंक्शन की कॉलिंग है। आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं और भी, जैसा कि मैं कहता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू 10, और मैं इसको सी आउट भी करा देता हूँ ए को। तो आप देखेंगे जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि पहले ये एग्जीक्यूशन होगी इन दोनों लाइंस की, सी आउट होगा ए यानी 10 प्रिंट होगा, और उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर रिटर्न होके इस नीचे वाली लाइन पे प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा। तो अभी आप देखें ये 10 जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं हुआ इस वजह से कि मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं किया। तो मैं एंड एल कर दूँ, दो तरीके हैं, स्लैश एन भी एंड एल भी है। मैं एंड एल के साथ लाइन ब्रेक करता हूँ। अब ये देखें आपकी जो है 10 है ये ऊपर वाली लाइन में है, और ये वेलकम टू प्रोग्रामिंग दूसरी लाइन में आ गया है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे है कि कोई जो फंक्शन है विद पैरामीटर्स हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो। तो ये एक फंक्शन है कि डिस्प्ले करो सम को, यानी कि डिस्प्ले सम से ये मुराद है कि वहीं पे सम दिखा दो, मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नाम सही ज़ाहिर है। तो हमने ये क्या किया, एक फ़ंक्शन बनाया, उसके रिटर्न टाइप हमने नहीं लेनी कोई रिटर्न, तो वॉइड कर दी। ये दो नंबर्स हैं जो हमने यहाँ से पास किए फंक्शन कॉलिंग में, और यहाँ पे उनकी टाइप बता दी, और फिर हमने सी आउट कर दिया ए प्लस बी। तो आप देखें मेन से हम कॉल कर रहे हैं और दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, बेसिकली जो दो वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, आप दो वेरिएबल्स के अंदर भी रख के दे सकते हैं, आप यूज़र से इनपुट भी लेके दे सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ इंट एक्स इज़ इक्वल टू 5, इंट वाई इज़ इक्वल टू 7। यह पहली क्लास में देख चुके हैं कि फंक्शन जो वेरिएबल
जो है उसकी डिक्लेरेशन और उसको वैल्यू जब असाइन की जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 5 की जगह पे x दे सकता हूँ और 7 की जगह पे y। तो क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ जाएंगी और यहाँ पे जाके इनका सम हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखिए जी, ये सम हो गया आपका थ्रू वेरिएबल्स मैंने वैल्यूज़ पास की है। तो दो तरह के ये आपने देख लिए कि जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई पैरामीटर नहीं है, और वो वाला फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा लेकिन पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वो फंक्शंस जिनकी कोई रिटर्न टाइप हो, जैसा कि ये एक प्रोग्राम है, इसको हम समझेंगे। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इस कोड के साथ। तो आप देखें कि हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है किसी एक नंबर का। तो उसके बाद फिर क्या है कि वो फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न भी करेगा, क्योंकि मैं डिस्प्ले स्क्वायर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर कैलकुलेट करके दो मुझे, जस्ट स्क्वायर नाम रखा है फंक्शन का। तो आप देखेंगे ये मैं मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ये फंक्शन का नाम है। कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा उसको समझ आ जाएगी इसको देख के कि कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो कंपाइलर जब इसको देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि कोई फंक्शन कॉल है, तो यहाँ से वो शिफ्ट होके इसको ढूंढ के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हमने 6 पास किया हुआ है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 36, और ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके यहाँ पे आएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन करें तो आप आउटपुट में देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। अब इसी काम को आप और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट करवाने के बजाय आप एक और वेरिएबल लें इंटीजर टाइप का और उसको कहें SQUARE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है कैलकुलेशन यहाँ पे डाल दें। स्क्वायर ऐसे ही होता है, दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करते हैं और रिटर्न करा दें आप स्क्वायर को, SQUARE ये वाला। कॉपी पेस्ट कर लें, रन करते हैं। अगेन आप देखें सेम रिज़ल्ट है। ये सिर्फ आपको समझाने का है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कोई छोटी सी है तो डायरेक्टली भी आप रिटर्न में दे सकते हैं। और ये फंक्शन की कॉल है जिसमें 6 पास किया गया। अब अगर मैं यहाँ पे 10 दूंगा तो ये 100 मुझे दे देगा। ये देखें जी, 100 यहाँ पे मिल गया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और टाइप बताई गई है कि फंक्शंस विद मल्टीपल पैरामीटर्स। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में देखा कि फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसके मल्टीपल पैरामीटर्स हों, एक हो, दो हों, तीन हों, चार हों, या इससे ज़्यादा भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये एक दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है, ये प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन बनाया और उसमें से एक फंक्शन कॉल किया मैक्स, और उसको दो नंबर्स दिए 10 एंड 15, और वो मुझे ये बताएगा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। अब इसकी एक ही लाइन है इस प्रोग्राम की डेफिनेशन में, इस फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आप आएँ तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ये जैसे आपको पता ही है कि कंपैरिजन ऑपरेटर है कि ए अगर बड़ा है बी से तो फिर रिटर्न कर दो ए, अदरवाइज रिटर्न कर दो बी। ये इफ़ जो कंडीशन है उसका एक वेरिएंट है कि आप एक लाइन के अंदर इसको इस तरह से करते हैं। इसको मैं ब्रेक करके अगर लिखूं दूसरी तरह से तो आप क्या लिख सकते हो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और चूँकि सिंगल लाइन है मैं ब्रैकेट भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ रिटर्न ए एल्स ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, मैं कहता हूँ रिटर्न बी। अच्छा, इस लाइन को कमेंट करते हैं ताकि हम देखें कि ये फंक्शन कर रहा है। अच्छा देखें जी, ये 15 रिटर्न हो गया है क्योंकि 15 बड़ा है, बी बड़ा है, तो बी रिटर्न हो गया। अब मैं ज़रा इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स आप इस तरह से कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब कंपाइलर क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, इसको अनकमेंट करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगेन आप देखें कि यहाँ पे 15 आ गया है, तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये भी आपने यहाँ पे समझना है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 नंबर्स भी दे सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब 3 नंबर्स आ जाएंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये वाली जो लाइन है इस तरह से काम नहीं होगा, फिर आपको इफ एल्स पे ही जाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे पैरामीटर हम दे के यहाँ से तीसरा नंबर भी पास कर सकते हैं, जैसा कि 20। तो
इसमें फिर थोड़ी सी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब कंडीशन इसकी क्या बनेगी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएंगे, एंड करना पड़ेगा, एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। यानी कि अगर ए जो है वो बी से भी बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है तो ए रिटर्न करो। फिर हमने कहना है कि एल्स इफ, अगर हमने बी को भी इसी तरह से चेक करना है, हमने कहना है कि अगर बी जो है वो ए से बड़ा है और बी जो है वो सी से भी बड़ा है तो फिर बी रिटर्न कर दो। अब अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं पूरी हो रही तो फिर आपको पता ही है कि हमें यहाँ पे मज़ीद कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट एल्स में रिटर्न करा देंगे सी। कि अब सी ही बचा है, डेफिनेटली अगर ये दोनों बड़े नहीं हैं तो फिर सी ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन इस तरह की मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या ये तीनों पे भी इसी तरह काम करेगा। ये देखिएगा आपके, ये जो मैंने अभी कंडीशंस लगाई हैं तो यहाँ पे 20 आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शायद ये सोच रहे हो कि जो नंबर आगे आ रहा है वही प्रिंट हो रहा है, तो मैं आपकी इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब आप देखिएगा कि 15 आना चाहिए। देखिए जी, आउटपुट के अंदर 15 आ गया है। अब इस कंडीशन से जाके उसने रिटर्न किया है, चूँकि बी जो है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो आपने यहाँ पे रिवीजन, आपकी ये जो एंड ऑपरेटर है इसकी भी रिवीजन और इफ एल्स की भी रिवीजन हो गई है इस फंक्शन कॉल में। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं फंक्शंस के अंदर, जैसा कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। कुछ लोग इसको फंक्शन बाय वैल्यू और फंक्शन बाय रेफरेंस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा ड्रा करके हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मली जब आपकी फंक्शन कॉल होती है तो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है जी। ये मेमोरी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। नॉर्मली जब आपकी फंक्शन कॉल होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि एक्स और वाई, अब उनकी अगेन एक कॉपी बनती है नॉर्मल फंक्शन कॉल में एक्स एंड वाई की फॉर्म में। कैसे, हम ऊपर फंक्शन में देखते हैं कि जैसे ये हमारा एक फंक्शन है, ये इंट ए एंड बी, तो क्या होता है कि जब 5 और 7 में पास करता हूँ, ये दोनों, ये तो हमने डायरेक्टली दे दिए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल्स होते तो ये तो मेमोरी में ऑलरेडी पड़े हुए होते। और उसके बाद क्या होता कि ये यहाँ पे जब हम इसकी ये डेफिनेशन होती तो अगेन मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल्स क्रिएट होते। अब ये है एक नॉर्मल फंक्शन की कॉल, ये हम देखेंगे जैसे पे ये पास बाय वैल्यू है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ए पास किया है। अब ये ए क्या है, ये पास बाय वैल्यू है, तो ए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे था, और जब फंक्शन की डेफिनेशन हुई ये, तो क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है इसने इंट एक्स जब किया तो एक्स एक्स जो है वो यहाँ पे एक और एक्स एक्स जो है वो क्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर। तो अब ये ए और एक्स यानी कि एक ही चीज़ की दो कॉपीज़ पड़ी हुई हैं मेमोरी के अंदर। तो आप अगर इसके अंदर कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज इसके अंदर नहीं होगी, जस्ट आप वैल्यू पास करेंगे, उसकी कॉपी बेसिकली चली गई है यहाँ पे। तो आप देखें कि हमने इसमें जब पास किया है तो 5 वैल्यू थी ए की, और 5 यहाँ पे गई, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, चेंज करके हमने ज़ीरो कर दी। लेकिन जब हम वापस आके इसको प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि ए के अंदर क्या है, ए के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये कॉपी है। चेंज जो आएगा वो जो हमने ज़ीरो किया है वो यहाँ पे कॉपी के अंदर आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 है और वो 5 ही रहेगी। लेकिन जो पास बाय रेफरेंस वाला सिनेरियो है, इसमें क्या करते हैं हम, ये देखें हमने बी एक वेरिएबल पास किया, लेकिन हम बेसिकली उसका एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो बी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे थी 5, ठीक है, इनिशियली इसकी वैल्यू 5 थी, जब हमने इसको पास बाय रेफरेंस किया एक फंक्शन बना के, तो हमने उस फंक्शन को इसका एड्रेस दे दिया है। अब जब वो फंक्शन इसके ऊपर इसको चेंज करेगा, इसकी वैल्यू ज़ीरो करेगा, तो वो क्या करेगा, ज़ीरो करने के बाद जब वो ज़ीरो सेट करेगा तो वो वैल्यू यहाँ पे राइट हो जाएगी और ये बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जब हम प्रिंट करेंगे बी की वैल्यू तो वो आ जाएगी ज़ीरो, क्योंकि ये पास बाई रेफरेंस है। हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा कि ए की जो वैल्यू है वो उसी तरह से 5 है, हालांकि हमने पास बाय वैल्यू फंक्शन के अंदर इसको ज़ीरो सेट किया था।
जबकि b की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, चेंज हो गई है, जबकि यहाँ पे 5 थी, हमने पास बाय रेफरेंस किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये एंड के साइन के साथ जब आप देते हैं तो ये क्या कर देते हैं, आप उसको उस पर पॉइंट करवा देते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंटर वेरिएबल आप बना रहे हैं और आप उसका रेफरेंस बेसिकली यहाँ पे दे रहे हैं। अब जो वैल्यू रीराइट हो गई है वो यहाँ पे जाके 0 हो गई है उसके ऊपर, और इसलिए बी को जब आप प्रिंट करते हैं तो अब 5 प्रिंट नहीं होता, अब 0 प्रिंट होता है। अब यही काम अगर हमने ए के साथ करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एंड का साइन लगा दूंगा कि भाई हम इसको एड्रेस पास कर रहे हैं, हम कॉपी नहीं बना रहे। तो अब आप देखेंगे कि जो वैल्यू ए की भी प्रिंट होगी वो भी 0 होगी, रीराइट हो जाएगी। ज़रा रन करके देखते हैं। ये देखिए जी, ए बी की वैल्यू भी 0 हो गई है। अगर मैं बी को ये चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो तो मैं यहाँ से एंड हटा दूंगा। अब उसकी कॉपी पे राइट होगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे राइट नहीं होगा। उसकी कॉपी पे राइट हुआ, ओरिजिनल पे राइट नहीं हुआ, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, वो 5 ही यहाँ पे प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आप किसी भी फंक्शन को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये मैं एक हमने प्रोग्राम लिखा है, इसको ज़रा रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक पावर का फंक्शन बनाया गया है और उसमें हमने क्या किया कि डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोनेंट है कि कितनी पावर कैलकुलेट करनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कह दिया कि आप सिर्फ इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो। तो हमने यहाँ से जब फंक्शन को कॉल किया और हमने इसको वैल्यू दी 5, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस है और दूसरा एक्सपोनेंट है। आपको पता ही है जब पावर कैलकुलेट की जाती है तो उसमें बेस और एक्सपोनेंट का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोनेंट को बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक वैल्यू दे दी 2, कि अगर वो वैल्यू यूज़र कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा तो तब क्या हो, इसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए। तो हमने यहाँ से वैल्यू जब नहीं प्रोवाइड की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 थी, उसके ऊपर ये फंक्शन आगे एग्जीक्यूट हुआ, तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 कैलकुलेट हो गया। जबकि दूसरा जो फंक्शन कॉल है, अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन को दो जगह से कॉल किया गया है, रीयूजेबिलिटी। और मैंने क्या कहा कि 2 जो है बेस है और इसकी पावर 3 तक कैलकुलेट करके मुझे दो। अब मैंने खुद मेंशन कर दिया, जो यूज़र है उसने खुद बता दिया। अब ये 2 को ओवरराइट कर देगा, 2 को कंसीडर नहीं करेगा, जो वैल्यू यहाँ से गई है 3 इसको कंसीडर करेगा। तो वो 2 की पावर 3 आप सबको पता है कि वो 8 होता है। तो वो आगे ये प्रोग्राम की लॉजिक है, ये आप कुछ समझनी चाहिए। लूप्स हम पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, इनिशियल वैल्यू हम देते हैं। जब भी पावर कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम है उसमें क्या करते हैं कि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर उसको लेस देन एक्सपोनेंट चलाते हैं, प्लस करते जाते हैं और रिजल्ट को के अंदर वो वैल्यू बेस के साथ मल्टीप्लाई करके हम स्टोर करते रहते हैं और एंड पे हमने रिटर्न करा दिया, चूँकि हमने प्रिंट मेन फंक्शन के अंदर ही करवाया है। तो ये है हमारा कि कोई डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू सेट करनी हो। इसी तरह से मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं बेस को भी सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ बेस को कि मैंने 5 का या 6 का कैलकुलेट करवाना है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो कोई वैल्यू ना दे। तो अगर हमें यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं ये 5 पे निकाल देता हूँ, मैं पावर वाले फंक्शन को कोई वैल्यू नहीं देता। अब क्या आना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे एग्जीक्यूट होगा तो 6 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ये देखें जी 36 आ गया, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो उसने 6 और उसका स्क्वायर इसके ऊपर ऑपरेट कर लिया। दूसरे केस में मैंने पहली वैल्यू दी 5 और दूसरी नहीं दी तो उसने इसको ओवरराइट करके 5 कंसिडर कर लिया जो मैंने पास किया था और इस 2 के साथ 25 रिजल्ट दे दिया। और तीसरे में मैंने चूँकि दोनों वैल्यूज़ दी हैं, यूज़र ने पास की हैं, तो उन दो के ऊपर कैलकुलेट होकर 2 का क्यूब जो है वो 8 वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। ये हमने इसको डिस्कस भी किया था। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि आप एक ही नाम के फंक्शन को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जब पास करो तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। इसी प्रोग्राम को हम ज़रा लेके चलते हैं एग्जीक्यूशन में। हमने एक ही नाम के का फंक्शन बनाया ऐड, ये देख लें। और अब आप देखें कि इसके रिटर्न टाइप भी डिफरेंट है और इसके जो पैरामीटर लिस्ट है वो भी डिफरेंट है। और जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ से हमने वैल्यूज़ पास की, तो अब आप देखेंगे कि दोनों के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो अगेन क्या है, फंक्शन का नाम एक है लेकिन उसके पैरामीटर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं और उसकी रिटर्न टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इनका रिज़ल्ट आ गया है।
ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा जी, ये एक वेरिएंट मैंने और बनाया इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ओवरलोडिंग को, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो टाइप है वो चेंज हो सकती है, या उसकी जो रिटर्न टाइप है वो चेंज हो सकती है। ये जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने तीसरा यहाँ पे ऐड किया वेरिएंट। मैंने इसको एक इसका पैरामीटर रखा इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट का, एक और पैरामीटर भी ऐड कर दिया जो उन दोनों में नहीं था, जो कि सी है। और इसके रिटर्न टाइप मैंने फ्लोट रखी और ए बी और सी को प्लस करके यहाँ पे ये रिज़ल्ट दिया। वैल्यूज़ दी हैं 4, 6, 10 एंड 5, 15.5। ये रिज़ल्ट आपके पास 15.5 आया। अब इसमें क्या अंडरस्टैंड करना है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, कि फ़ंक्शन का नाम एक होगा लेकिन फ़ंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट हो सकती हैं, रिटर्न टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और इसका यूज़ क्या है? इसका डिफरेंट यूज़ है। जैसे आप देखते हो कि कभी किसी एक ही फंक्शन का नाम होता है, उसको आप डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर रहे होते हो, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी डिफरेंट पास कर रहे होते हो। जैसा कि आपने प्रिंट एफ या स्कैन एफ पढ़ा होगा, वहाँ पे ये है कि आप मल्टीपल जो है आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे पास कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो अब उसमें क्या है कि मतलब फ़िक्स नहीं किया गया मल्टीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मल्टीपल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो है वो आप पास कर सकते हैं और उनकी टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ है। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिकरियन का। रिकरियन क्या है कि जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो इसको कहा जाता है रिकरियन। या जैसा कि हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कि हम फैक्टोरियल की कैलकुलेशन की अक्सर बात करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है कि जो नंबर है उस नंबर से लेकर 1 तक सब के साथ मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आता है, जो सम आता है, वो है फैक्टोरियल। जैसा कि 5 का अगर लें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है 5 का फैक्टोरियल। अब इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया गया कि रिकरियन को यूज़ करें। अब रिकरियन क्या है कि वो जो फंक्शन है वो जब खुद को ही कॉल करे, अपने आप को कॉल करे, इसको रिकरियन कहा जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये मेन फंक्शन से हमने फैक्टोरियल का एक पास किया, एक फंक्शन कॉल किया जिसको 5 हमने दिया है पैरामीटर में, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो वो क्या करता है, आके कंडीशन में देखता है कि क्या जो n है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया है। अगर हो गया है, यानी 1 पे पहुंच गया है, तो रिटर्न करा दो 1 को, नहीं तो रिटर्न कराओ n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब आपने देखा कि n वो वैल्यू है, n जो कि यहाँ से आ रही है फर्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, यानी कि अब फैक्टोरियल को 5 माइनस 1 4 पास कर दो। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, 4 को कंपेयर करेगा, फिर क्या करेगा 4 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 3 का, फिर 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये क्या कर रहा है कि ख़ुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, और जब 1 पे आएगा तो वो देखेगा कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या करा दो, रिटर्न करा दो। अब इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ये क्या है, उसकी टर्मिनेशन कंडीशन है। अब आपके ज़हन में ये आएगा कि इसका रियल टाइम में यूज़ क्या है। तो इसके लिए अगर आप अपने माइंड में लेके आओ कि एक कोई वेबसाइट है जिसका कोई मेन्यू बना हुआ है। अब वो मेन्यू जो है वो डायनामिक है। उस मेन्यू में क्या है कि आपको ये आइडिया नहीं है कि उस मेन्यू के लेवल्स कितने होंगे। अब उस सिनेरियो में जो है आपका इस तरह का फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम यूज़ होता है। या आप इस फैक्टोरियल को ये जो है फैक्टोरियल को माइंड में रखो, तो रिकरियन इस तरह की सिचुएशन में यूज़ होता है कि कोई प्रोग्राम फंक्शन जब अपने आप को कॉल करे, उसको टर्मिनेशन कंडीशन का आइडिया हो और वो किसी एंडिंग पॉइंट से किसी स्टार्टिंग पॉइंट तक आ रहा हो, और उसी में कोई डिक्रीमेंट करके या इंक्रीमेंट करके आप उस चीज़ को लेके जा सकते हो, और फंक्शन ख़ुद को ही बार बार कॉल करे, ये रिकरियन होगी। इसको हम ज़रा एग्जीक्यूट करके अगर देखें तो आपके सामने जो है वो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जी, आप देख सकते हैं ये 5 का फैक्टोरियल है। तो ये क्या कर रहा है फैक्टोरियल, अब उस फंक्शन के अंदर ही वो ख़ुद को कॉल कर रहा है। इसको हम रिकरियन कहते हैं। अब ये फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें एक फंक्शन ऐड का है
सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लाई का है, ये आप देख सकते हो उसमें ऐड किया गया है सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। और डिवीजन सेफ है कि डिवाइड बाई ज़ीरो हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। डिवाइड बाई ज़ीरो हमने नहीं करना, इसलिए कंडीशन है कि अगर डिवीजन जो डिवाइड करने वाला है वो ज़ीरो है तो आप रिटर्न करा दो 0.0, अदरवाइज़ ए को बी पे डिवाइड कर लो। अब अगर हम देखें हमने इसको आके जो हमारा मेन प्रोग्राम है वहाँ से हमने दो वेरिएबल्स लिए और चॉइस भी ली कि आप दो वेरिएबल्स बताओ कि किन दो वेरिएबल्स पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, और वो फंक्शन भी बताओ जो परफॉर्म करना है। तो यूज़र से चॉइस ली, दोनों नंबर्स लिए, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट लगाई गई है। इफ़ एल्स के अलावा एक और चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था स्विच। तो अच्छा है कि आज के इसमें क्लास में ये रिवाइज हो जाएगा, स्विच भी डिस्कस हो जाएगा। स्विच को क्या होता है बेसिकली, ये भी फेल्स ही है। स्विच को आप दे देते हैं जो वेरिएबल है जिसकी बेस पे आपने कोई कंडीशन लगानी है, वो वेरिएबल आप स्विच स्टेटमेंट को दे देते हैं। ये सिंटैक्स है, स्विच कीवर्ड है और पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल आप दे देते हो जिसको चेक किया जाएगा। उसके बाद स्विच के अंदर केसेस आ जाते हैं। अब केस 1, ठीक है जी, अब केस 1 जो है, 1 पे क्या है, ऐड है। हमने अगर उससे लिया, उसने 1 इंटर किया तो हम क्या करेंगे, ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे और ब्रेक कर देंगे। अगर उसने 2 इंटर किया तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कॉल करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 3 में मल्टीप्लाई, 4 में डिवाइड। और हमने यही ऑप्शंस दिए हुए थे यूज़र को सी आउट में कि 1 पे ऐड, 2 पे सब्ट्रैक्ट, 3 पे मल्टीप्लाई और 4 पे डिवाइड। और वही आपके केसेस बन जाते हैं कि अगर 1 इंटर हुआ तो ये हो, अगर 2 इंटर हुआ तो ये हो, 3 है। और डिफ़ॉल्ट में आपने कहना है कि इनवैलिड चॉइस है। अगर उसने नंबर 5 इंटर कर दिया या 6 इंटर कर दिया तो आपने कह देना है आपकी चॉइस इनवैलिड है। अगर इनमें से किसी कोई केस नहीं आता तो स्विच ने डिफ़ॉल्ट आपको दिया है, वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाता है और वहाँ पे आप उसको बता देते हैं, हैंडल कर लेते हैं। ये है जी आपका एक मिनी प्रोजेक्ट हो सकता है फंक्शंस को लेके। अब आपने जो है प्रैक्टिस वर्क आपको का क्या है कि आप एक फ़ंक्शन बनाएं और आप चेक करें कि क्या कोई नंबर जो यूज़र ने दिया है वो प्राइम है या नहीं। आप किसी नंबर का जो है वो रिवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन को यूज़ करके। और इसके अलावा 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट, वो तो हमने कर लिया, आप 5 में से कर लें या मज़ीद कोई एडिशन इस तरह की कर लें। एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस वर्क, दैट्स ऑल फॉर फंक्शंस। आप लोग इसके हवाले से फ़ीडबैक भी दें कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या जो एग्जांपल्स हैं वो बेहतर हैं, और जो हमारा एग्जीक्यूशन साथ साथ एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं वो तरीका भी ठीक है। कमेंट्स में इस बारे में भी आप बताएं, और इसको लाइक कर लें वीडियो अगर अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।